अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मंजिल में एक बार फिर खुशामदीद। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट मौजूद हैं। अरसलान अहमद इनका नाम है और हम इन्हें सनी के नाम से पुकारते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं सनी के नाम से इनको पुकारूंगा, क्योंकि अरसलान तो हमने शायद ही कभी इनको बोला हो। सनी के नाम से ही हम पुकारते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो आज हम जो मेन डिस्कशन करने वाले हैं सनी के साथ, वो इन डेप्थ डिस्कशन होगी पाकिस्तान का जो चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में हुआ है, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। उसके अलावा ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है वर्ल्ड कप के अंदर, इसके ऊपर भी बात होगी। और कल का मैच जो हम हार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसके बारे में सबसे पहले व्यूज़ आपके क्या हैं? थैंक यू बिलाल फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरे हिसाब से कल का जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है वो मैं उसे रैंक दूंगा पाकिस्तान के हिसाब से 60% का, क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ खामियां थी, कुछ जगहों पे हम बहुत अच्छे रहे। जैसे कि आप अगर बॉलिंग में देखें तो हमारा बॉलिंग में शाहीन का जो ओवर है, शाहीन ने जो अपना स्पेल किया है 10 ओवर का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है शुरू से लेकर एंड तक। गो ने पहले ओवर में एक छक्का पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक ओवर मेडिन किया और उसके बाद उन्होंने फर्दर ऑस्ट्रेलिया के रन रेट को रोका और आखिर में जाकर जो उन्होंने विकेटें ली हैं वो मेरे हिसाब से बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल था। हाँ, शाहीन ने जो है वो, मैं ये ओवरऑल बात कहूँगा कि शाहीन ने एक बड़ा अच्छा कमबैक किया है, क्योंकि आप पिछले मैचेस के अंदर देखते आओ तो उसकी लाइन एंड लेंथ का मसला आ रहा है, कभी पेस का मसला आ रहा है, रन्स का मसला आ रहा था। लेकिन कल के मैच में ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी भी बहुत अच्छा रहा। 10 ओवर में 54 रन दिए, एक मेडिन ओवर भी कराया। इतने बड़े मैच के अंदर एक मेडिन ओवर कराया, और ये सब तो शायद छोटी बातें होंगी। कल 5 विकेट कंप्लीट कर लिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ी बात थी। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम के अगेंस्ट इतने बड़े मैच में, जो कि वर्ल्ड कप का हो और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जान की हैसियत रखता हो पूरे, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप का जो स्टार्टअप रहा है वो इंडिया से हार गए, फिर साउथ अफ्रीका से हार गए, उसके बाद वो श्रीलंका से जीते हैं, तो उनके लिए मैच इक्वली इंपॉर्टेंट था जितना हमारे लिए। सो ऐसे मैच में जहाँ पर, और वो शुरू से एक डोमिनेटिंग क्रिकेट में चले आ रहे थे। आप अगर टॉप से इनकी बैटिंग देखें तो वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। तो उस मैच में 5 विकेट हॉल करना मेरे हिसाब से एक बड़े बॉलर की निशानी है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि शाहीन आफरीदी ने कल के मैच में वंस अगेन प्रूव किया कि ही इज वो है जिसका हमारी पब्लिक ने और क्रिकेट रवि शास्त्री ने, भाई रवि शास्त्री तो कह रहे थे कि बहुत तुम उनको ओवर हाइप करते हो और वो कोई बड़ा बॉलर नहीं है, वो तो एवरेज बॉलर है। तो ये क्या उनके मुंह पे चमाट था? एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं थोड़ी सी, रवि शास्त्री एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े लेजेंड हैं। उनका ओपिनियन आप कह सकते हैं कि उनके हिसाब से बहुत अच्छा ओपिनियन रहा है, बट क्रिकेट इज डिफरेंट थिंग। आपका ओपिनियन मैटर तब करता है जब वो उस पर उतरे या उसके हिसाब से बने। या आप कम से कम बात जो है ना, आप आप कम से कम बात जो है ना वो दरमियान की करो। कम से कम थोड़ी सी, आप इंडिया के अगेंस्ट मैच के अंदर शाहीन को बोल रहे हो कि वो एक एवरेज बॉलर है, वो कोई ओवर हाइप नहीं करना चाहिए, वो कोई वसीम अकरम नहीं है। हाँ ओके, वसीम अकरम नहीं है, वसीम अकरम हमारे लेजेंड है और शाहीन का भी करियर चल रहा है, लेकिन एक मैच की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर आप उसको इस तरह से रगड़ दो। देखिए, यही शाहीन था जिसने एशिया कप 2022 लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ कैसी परफॉर्मेंस रही हम सब जानते हैं। ये बताने वाली बात नहीं है, जनरल बात है, सब जानते हैं। ही वॉज अनप्लेएबल। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, और इस बार जो एशिया कप हुआ उसमें जो इनके एक और बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, वो ही वॉज अनेबल टू प्ले हिम। ठीक है, एक मैच शुभमन गिल तो भाई, वो तो जो इंडिया के साथ एशिया कप में पहला मैच हुआ था, शुभमन गिल को तो समझ ही नहीं आ रही थी बॉल आ रही जा रही। एग्जैक्टली, वो उसको खेलने की करते हैं तो बॉल आउट निकलता है, और जब वो डिफेंस पे आगे चलते हैं तो बॉल उनके अंदर आता है। तो वो ही वॉज रिलक्टेंट कि बॉल जा कहाँ रहा है, बट पूरी टीम उनकी इस तरह से परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद ठीक है, एक आध मैच में उनकी परफॉर्मेंस बुरी रही। वर्ल्ड कप के स्टार्टिंग मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अप टू द मार्क नहीं थी, बट व्हाट अ कमबैक फ्रॉम शाहीन आफरीदी। ये यहाँ तारीफ करनी होगी, क्योंकि बहुत अच्छा कमबैक दिया ऑस्ट्रेलिया, जहां पे इतना बुरा मार रहा था। 259 रन के ऊपर तक कोई विकेट नहीं गिरी थी, वहां 259 रन पे पहली विकेट आई और दूसरी ही बॉल पे शाहीन ने दूसरी विकेट ली, जहां उसका हैट्रिक का चांस भी बना था। लेकिन चले, हैट्रिक कंप्लीट नहीं हुई, वो एक अलग बात है। दोबारा भी जब उसने 2 विकेटें ली थी तो वो बॉल बाय बॉल दोनों बॉलों पे ली थी उसने। तो ये तो बहुत, शाहीन ने तो बहुत जबरदस्त कमबैक किया। लेकिन हमारे टेप बॉल क्रिकेट का बैकग्राउंड रखने वाले हारिस रहू, हाँ, उनके बारे में अगर बात किया तो ही वॉज अगेन, देखें आपने वर्ल्ड कप के जो स्टार्टिंग के मैचेस थे, वार्म अप मैचेस, उसमें देखा था हारिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी ही परफॉर्मेंस दी थी। 80+ उन्होंने 97 आई थिंक उन्होंने 10 ओवर में रन कंसीड किए थे। मेरे ख्याल से 10 ओवर में नहीं, शायद 9 ओवर्स में 97 रन वार्म अप में। चले, 9 ओवर में 97 रन, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो
उसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो मैं कहूँगा दोनों एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस थी। और हारिस रऊफ पिछले आप वर्ल्ड कप का इनका जर्नी देखें तो ये रन्स कंसीड करते आ रहे हैं start हारिस से। रऊफ की एक चीज अच्छी है कि वो डेड ओवर्स के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि आप अगर कल का भी देखो तो शुरू में एक किसी ओवर में 24 रन दिए थे, आई गेस 24 रन दिए थे, और शुरू के जो 4 ओवर्स थे उसमें 59 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था, मतलब कि बैटिंग के लिए। ठीक है, 15 ओवर की एवरेज से वो जा रहा था, लेकिन टोटल 8 ओवर्स के अंदर 83 रन देके 3 विकेटें उनको मिल गई। तो ये है कि शुरू में इतना बुरा पिटे, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा डेड ओवर में, चलो एक कुछ तो यार आप इंटरनेशनल खेल रहे हो तो कुछ तो आप में खासियत होनी चाहिए, तो डेड ओवर के अंदर तो, लेकिन शुरू के अंदर इतना पिट के टीम के लिए इतना पहाड़ खड़ा कर देना और बैटर्स के लिए इतनी मुश्किल कर देना, कैसे होगा आगे भी? देखें, फिलहाल हमारे पास हारिस का एक सब्स्टिट्यूट जमान खान की सूरत में मौजूद है कि अगर किसी भी बॉलर की परफॉर्मेंस इस तरह कंसिस्टेंटली रहे कि नहीं, वो मेरे concede ख्याल की से जाए। उसकी जगह हम वसीम को ला सकते हैं। जमान खान को हमने बड़ी गलती ये की है कि उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है। ट्रैवलिंग रिजर्व जो है ना, वो इस तरह से नहीं आ सकता। ट्रैवलिंग रिजर्व उस सूरत में आएगा कि अगर कोई आपके स्क्वाड के अंदर से कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या टीम को छोड़ना पड़ेगा, मतलब एक इस तरह की कंट्री लीव कंडीशन आ करना जाएगी, पड़ेगा, वो तो रीजन जो है लीव करना ना पड़ेगा। जाके रिजर्व का जो आपका ट्रैवलिंग रिजर्व का जो भी प्लेयर है तो वो टीम ज्वाइन कर सकता है। तो जमान खान तो अभी नहीं आ सकेगा। लेकिन वसीम जूनियर की जहाँ तक बात है कि वसीम जूनियर भी एक अच्छे बॉलर हैं, लेकिन जहाँ हारिस की बात की जाए, हारिस चूंकि हारिस के पास एक पेस भी है, डोमिनेटिंग पेस 150 प्लस। फिर जो डेड ओवर की उनकी बात आती है, डेड ओवर के वो स्पेशलिस्ट कहा जाता है ना डेड ओवर के, क्योंकि उनके पास वैरायटी होती है स्लो बॉल की, ऑफ कटर, लेग कटर, तो आखिर के ओवर्स में बहुत अच्छी बॉल करते हैं। अगर उनको जैसा कल के हमने मैच में देखा, शुरू के ओवर्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने रन कंसीड किए, 4 ओवर में अराउंड 15 रन पर ओवर की एवरेज से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने आखिर में जाके बहुत अच्छा कमबैक किया। आखिरी के 3-4 ओवर्स में उन्होंने विकेटें भी जो है उन रन्स बहुत ज़्यादा रोके, और ऑस्ट्रेलिया के जो ओवरऑल रन्स थे आखिरी के 10 ओवर में, 70 रन उन्होंने टोटल बनाए। तो इस हिसाब से देखा जाए हारिस का एक बड़ा रोल था डेड ओवर्स हाँ, में। हमें लग तो यही प्रिडिक्शन यही थी 430 450 बन जाएगा, लेकिन हमने उनको 367 पे रोक दिया। 259 पे एक विकेट गिरी और 367 पे हमने 9 विकेटें उड़ा दी उनकी। तो ये एक बड़ा, मतलब लास्ट के हमारे 20-10 ओवर तो काफी अच्छे हमारे गुजरे। कल एक नया चेंज हमने टीम के अंदर किया, और वो ये था कि हमने शादाब को बिठा के उसामा मीर को लेकर आए। और उसामा मीर की जो ये एंट्री थी, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गई। ना कैच पकड़ रहे भाई, ना जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। कल उसामा मीर ने 9 ओवर के अंदर 82 रन का पहाड़ खड़ा किया है। शादाब के बदले आना, मुझे लगता है कि मतलब कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि और नुकसान हो गया। शादाब फील्डिंग तो अच्छी कर रहा था। और शादाब के हवाले से देखा जाए तो शादाब बैटिंग में भी स्कोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, उनके हिटिंग की भी उनके अंदर एबिलिटी है, उनको तेज़ रन्स भी बना सकते हैं। हाँ, इस वक्त उनकी बॉलिंग में थोड़ा बैड लक चल रहा है, वो उस अपने अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक डाउनफॉल हम कह सकते हैं शादाब खान के ऊपर आया हुआ, और वो वाइस कैप्टन भी है हमारी टीम के। तो कहा जाए तो उनको रिप्लेस करना बनता तो था, लेकिन जो उनकी रिप्लेसमेंट इस वक्त आई है वो उस लेवल की नहीं रही जो एक्सपेक्ट की जा रही थी। हमारे पास रिप्लेसमेंट थी नहीं ना, हमने अबरार अहमद को ट्रैवलिंग रिजर्व रख दिया। जब उसको लाए थे यार, उसको चांस ही दे देते। जब ये लोग इतना 80-80 100-100 रन का पहाड़ खड़ा करके दे रहे हैं, तो यार अबरार को खड़ा करते। टर्न तो होता, बॉल ही टर्न नहीं हो रहा है यार इन लोगों से। तो वजह ये है कि पिचेस बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन कम से कम अगर कोई वैरायटी वाला होता, वो कुछ कैरम बॉल करता, कोई दूसरा करता, कोई ऐसी टर्न करता, थोड़ा बैट्समैन को डिस्टर्ब करता। ये लोग तो बैट्समैन के बैट के ऊपर ऐसे बॉले दे रहे हैं, फिर बैट्समैन कह रहा है कि कैच पकड़ लो, ये कैच छोड़ रहा है। तो यार मतलब किस तरह, क्या सीन है यार। उसामा मीर ने तो कल बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। लेग स्पिनर्स जो होते हैं ना ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, उनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर होती है कि उनकी हर ओवर में एक बॉल फुल टॉस आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल ऐसा लग रहा था कि हर ओवर में एक बॉल लाइन में जा रही है, बाकी सारी फुल टॉस जैसी लग रही थी। तो ये एक अच्छा, दूसरा एक आपको वर्ल्ड नॉन बात है कि पाकिस्तान की टीम फील्डिंग में हमेशा से कमजोर रही है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन आप पिछले टाइम से कुछ देखते हुए आओ, श्रीलंका के साथ हमारे जो वो सीरीज हुई थी टेस्ट की, हमारे पास तो ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड क्लास फील्डर्स आ गए हैं भाई, मतलब बॉल कहीं भी जा रही है हम पकड़ लेंगे। तो यही हो रहा था ना। इमाम कितने अच्छे कैचेस पकड़ रहा था। शादाब को देख लो, शादाब ने एक मैच में, पिछले किसी मैच के अंदर इतना जबरदस्त किस्म का रन आउट किया था। तो मतलब हम तो कहीं से बॉल को जाने ही नहीं दे रहे थे।
30 यार्ड सर्कल के बाहर तो हमारी बॉल जाएगी ही नहीं, मतलब ऐसा और वाला अभी सीन भी होता है। लास्ट मैच में भी वार्नर का कैच शादाब नहीं पकड़ा था सब्स्टिट्यूट के तौर पे, सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पे जब अब आया आप था। देखें, मतलब उसामा मीर ने भी कल मेंस फील्डिंग तो यार हमारी मतलब दोबारा से आ गई है। बाबर आजम ने भी कैच बाबर छोड़ आजम दिया ने भी यार। कैच छोड़ा है स्टोनिस का। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो हमारी फील्डिंग जो है, हम 100% फील्डिंग में कोलैप्स कर गए। ठीक है, बैटिंग में भी कोलैप्स किया है, बट वो लेवल नहीं था। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार अगर चलो पाकिस्तान हार भी जाता है तो कम से कम 300 प्लस का स्कोर करके जाएगा, ताकि रन रेट जो है इतना ज्यादा ना बिगड़े। हार जीत गेम का हिस्सा है, जब दो टीमें मैच में हार जीत उतरती देखे, हैं टीम 100% अगर गेम होता हारती है, है ना, टीम अगर हारती है तो उसमें उदास होने वाली उदास कोई होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन टीम अगर इस तरह हारती है तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट है कि यार आप खुद जो है ना वहां से बैटर्स जो है इतने बड़े डेविड वार्नर 10 रन पे कैच दे रहे कैच हो और दे आप रहा है और कैच आप छोड़ रहे हो, फिर तो वो यार 70s में आपको दोबारा चांस मिला, आपने फिर छोड़ दिया। आप कह रहे हो नहीं 160 दे रहे रन ही चाहिए तुमसे भाई मुझे। यानी कि आप 10 रन पे कैच छोड़ा और जाके 160 पे उसका हमारे कैच कर बॉलर लिया। ने तो भाई सबसे वादा किया हुआ है, आप जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हमारे सामने भेज तो हम उसकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ दोबारा द ले ले आएंगे आएंगे और 163 रन का 160 पहाड़ रन। अपने लिए खड़ा कर देंगे। डेविड वार्नर, पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम पिछले काफी टाइम से जो है एक कोलैप्स का शिकार है। आप वर्ल्ड कप से पहले देखें, इनकी सीरीज थी साउथ अफ्रीका के साथ, वो ये सीरीज हार गए। इंडिया के साथ इंडिया के साथ थी, इंडिया ने उसमें बड़ी जबरदस्त, वो ये सीरीज हार गए। इंडिया ने बड़े जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस दी उसमें। साउथ अफ्रीका के साथ जो थी उसमें 400 रन साउथ अफ्रीका ने बनाए और ये मैच हार गए। और शुरू के इनके मैचेस देखें तो इनका बैटिंग पावर हाउस जो है वो नाकाम हो रहा था। ये साउथ अफ्रीका से और इंडिया से 200 रन बनाए नहीं जा रहे इन लोगों से। और मैं आपको ये बता दूं, अगर कल डेविड वार्नर मिचेल मार्श की कैच नहीं ड्रॉप होते तो ये 200-250 रन वाली टीम थी कल नहीं। खैर, अब दो बॉलर्स को और मैं हाईलाइट करूंगा पाकिस्तानी साइड से, उसके बाद हम बैटिंग साइड पे जाएंगे। हसन अली आए, हसन अली की टीम में एंट्री हुई, कल कोई विकेट नहीं लिया हसन अली ने। 8 ओवर के अंदर आई गेस 53 कुछ 50s में रन दिया हसन अली ने। तो यार हसन अली मतलब वर्ल्ड कप खेल रहा है और कल हमें विकेट्स चाहिए थी, 259 रन का पहाड़ खड़ा हो गया है, विकेट क्यों नहीं ले जा रही थी? और हसन अली की परफॉर्मेंस के हवाले से बताओ। हसन अली की परफॉर्मेंस, अगर आप इनकी अब दोबारा जो वर्ल्ड कप में एंट्री हुई है उससे पहले की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो उन्होंने शायद लास्ट में 2019 का वर्ल्ड कप खेला है, वर्ल्ड कप, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, हाँ, तो काफी टाइम से ये टीम से आउट रहे हैं। ठीक है, नेशनल टीम से आउट रहे हैं। उसके बाद इनकी अचानक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में एंट्री हुई, तो उस एंट्री पर तो पूरा मुल्क ही हैरान था कि एक बंदा जो इतने अर्से से टीम में ही नहीं खेल रहा, आपके मैचेस नहीं खेल रहा, सीरीज नहीं खेल रहा, एशिया कप में नहीं, वो किस तरह से अचानक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ गए। तो इनकी जो एंट्री है टीम में वही एक क्वेश्चन मार्क थी। हाउएवर चले, मैनेजमेंट का डिसीजन है, ठीक है, मैनेजमेंट ने उनको एक और चांस दिया, किसी भी रीजंस की बुनियाद पर वो टीम में आए। और आपने स्टार्टिंग के मैचेस देखे तो उन्होंने थोड़े शुरू के मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, थोड़ी सी विकेट भी लिए विकेट्स काफी, क्योंकि वो टॉप 5 के अंदर भी आ रहे थे। और जो लास्ट मैच हुआ है कल के मैच में, स्टार्टिंग में अगर आप उनके ओवर देखें तो शुरू के 2-3 ओवर उन्होंने बहुत अच्छे किए। यार हसन अली को मैं ओवरऑल अगर देख रहा हूँ ना, तो मतलब मैं पहले शायद थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा था, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर ओवरऑल में इतना डिसअपॉइंट नहीं किया हसन अली ने। अगर आप देखो, वजह ये है, सबसे मेन बात, अगर आप सारे मैचेस उठा के देखो, हसन अली की लाइन एंड लेंथ वो नहीं खराब हो रही। वो लाइन एंड लेंथ ही है जो कि अगर आप उसको बरकरार रखते हो, आप अपना इकोनॉमी भी अच्छा कर सकते हो, आप विकेट भी ले सकते हो। बस ये है कि कल के मैच में यार मच नीडेड मैच था, विकेट नहीं ले पाया। कल में नहीं ले पाया, लेकिन उसके पिछले मैचेस में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस प्रूव की है। वो अच्छे तरीके से बॉल भी कर रहे थे, लाइन और लेंथ उनकी बड़ी अच्छी थी, उनका पेस जो उनका जनरेटर जिस बात पे गया था वो पेस उनका अच्छा था, ठीक है, और स्विंग भी कर रहे थे, ऑफ कटर, नेक कटर, वो हर तरह की वैरायटी इस्तेमाल कर रहे थे। और बाज़ जगहों पे जाके वो बैट्समैन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। इंडिया के मैच में, आप उससे पिछले श्रीलंका के मैच में देखें जहां पे हमारे सारे बॉलर्स पटे थे, हसन अली एक लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने रन्स कंसीड किए, लेकिन दूसरों के मुकाबले में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने विकेट्स भी लिए। अनफॉर्चुनेटली कल के मैच में विकेट नहीं ले सके। आप उसकी शुरू के ओवर्स अगर देखें, शुरू के 3 ओवर 4 ओवर तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग, शाहीन वाली नहीं थे लेकिन अच्छी बॉलिंग थी। एक अपने फेवरेट बंदे का मैं यहाँ पे नाम दूंगा, इफ्तिखार चाचा, पार्ट टाइम बॉलर है, बॉलिंग उनको इतनी ज्यादा दी नहीं जाती, लेकिन कल बाबर ने सबको ट्राई किया तो चाचा को भी ट्राई किया। चाचा ने 8 ओवर के अंदर 37 रन दिए, 0 विकेट्स के साथ। भाई इकोनॉमी के ऊपर चाचा की ताली बजाने वाली बात है। कल चाचा ने बीच के अंदर आके रन रेट को संभाला है। रन रेट जब बहुत तेजी से आगे भाग रहा था तो बीच में जब इफ्तिखार के ओवर्स आए तो वो वहां से हमने थोड़ा हल्का किया ऑस्ट्रेलिया वालों को, नहीं तो 500 भी बना लेते भाई। तो कल बहुत अच्छा इफ्तिखार के ओवर्स में आए। स्पिन इतना ज्यादा नहीं है इफ्तिखार के पास, लेकिन उसकी बॉल में कुछ क्वालिटी है, लाइन एंड लेंथ के अंदर वो बैट्समैन को डिस्टर्ब करता है। विकेट नहीं ले सके,
लेकिन ऑब्वियसली पार्ट टाइम अरे रन रोके, इकोनॉमी अच्छा रखा। कल के मैच में ये भी बहुत बड़ी बात थी, इकोनॉमी भाई 8 ओवर के अंदर 37 रन देना, ये ऐसे क्रूशियल टाइम में जब डेविड वार्नर और मिचेल मार्श आपके तमाम बॉलर्स को जो है ना उनकी फेटी लगा रहे हैं। तो ये वाला सीन था। बाकी यार बाबर की कैप्टनसी के ऊपर अब हम आ जाते हैं और इसी तरह हम बैटिंग पे भी आएंगे पाकिस्तान की। बाबर की कैप्टनसी इतनी कंफ्यूजन में क्यों है? शुरू के पावर प्ले के अंदर 10 से 11 ओवर के अंदर 5 बॉलर्स को ट्राई करना, ये इस बात का क्या मतलब था? देखिए, शुरू के फर्स्ट पावर प्ले, मैंडेटरी पावर प्ले में 5 बॉलर्स का इस्तेमाल करना इस बात को जाहिर करता है कि वो शुरू से ही ऑस्ट्रेलिया ने उनको डोमिनेट कर लिया। उनकी कैप्टनसी को, जो उनका एक, हर कैप्टन का एक अलग पैटर्न होता है, उनके पैटर्न को ऑस्ट्रेलिया ने समझ के उस पर डोमिनेटिंग अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे वो कंफ्यूज हो गए, प्रेशर में आ गए। और फ्रीक्वेंट बॉलर चेंज करना इस बात को साबित करता है कि अब आप इस चीज़ के पीछे जा रहे हो कि किसी तरह से रन रोकें और विकेट लें। वरना शुरू के ओवर में आपके हसन अली और शाहीन ने स्टार्ट में बहुत अच्छा मुझे तो ये कुछ T20 वाली स्ट्रेटेजी नजर आई कि यार आप ये समझ लो कितने 4-6 ओवर का पावर प्ले होता है, 4 ओवर का आपका पावर प्ले, 10 ओवर के अंदर आपने 5 बॉलर चला दिए। सॉरी, 6 ओवर का पावर प्ले होता है। T20 मैच तो नहीं चल रहा ना यहाँ पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे कैप्टनसी में एक चीज और देखने में एग्रेसिवनेस नजर नहीं आ रही थी कहीं पर। अगर सामने वाला आप पे अटैक कर रहा है तो आप अपना सिर्फ डिफेंस कर रहे हो, आप काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक लैक है। डिफेंस के अंदर भी आपसे डिफेंस नहीं हो पा रहा। इतना प्रेशर किस बात का यार? इंडिया से आप मैच हार गए ना, आपका कंट्री, आपकी जितनी भी फैन है आपको बोल रहे चलो होता है अब आगे करो आप, फिर भी आपको किस बात का प्रेशर है? आप यार इंडिया वालों को देखो, उनके फैन जो है, उनका जो क्राउड है, अगर वो एक मैच गलती से भी गलत परफॉर्मेंस देते ना तो उनकी फेटी लगा देते। हम तो फिर कुछ नहीं बोल रहे पाकिस्तान वाले, फिर किस बात का इनको प्रेशर आ रहा है इतना बड़ा? यार यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा इंडिया से मैच हारने के बाद कमेंट सेक्शन बंद कर दिए ट्विटर पे और इस तरह के कुछ काम हुए हैं। तो उन्होंने एक नफ्सियाती और जहनी दबाव जो है ना वो इनके ऊपर हावी हो रहा है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारे बोर्ड को भी जो है ना थोड़ी सी इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। हमारे प्लेयर्स को उनके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास बैटिंग मेंटर्स हैं, हमारे पास हेड कोचेज़ हैं, बट समथिंग इज़ कॉल्ड इंसान की साइकोलॉजी। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, जितने अच्छे बैट्समैन बन जाओ, लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजिकल आप डिस्टर्ब हो गए एक बार तो वो आपकी हर चीज़ को निगेटिव कर देती है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी टीम और स्पेसिफिकली यार हमने इतने बड़े बड़े लोग हायर किए हुए, मिकी आर्थर, हमें गोरा चाहिए अपनी टीम के अंदर, हेड कोच या बैटिंग मेंटोर या टीम मेंटोर के लिए हमें गोरा चाहिए। हम इतने पैसे दे देकर गोरों को ला रहे हैं, हम इतने बड़ों बड़ों को ला रहे हैं कि भाई नजर आए। क्यों वो हमारे बैट्समैन और हमारे बॉलर्स हमारी टीम की सही से काउंसलिंग, सही से मेंटोरिंग नहीं कर पा रहे? हम इतने बड़े बड़े मैचेस के अंदर क्यों कोलैप्स हो रहे हैं? हम कोई छोटी टीम नहीं है, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ, फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे पास क्वालिटी बंदे हैं। बाबर आजम कोई छोटा बंदा नहीं है, नंबर 1 कितने टाइम से वो बैठा हुआ है ओडीआई के ऊपर भाई, ये कोई हल्की बात नहीं है। लेकिन फिर क्यों जो है वो बार बार इतना बुरी तरह से वो कोलैप्स हो रहा है? बैटिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, वो दे सकता है लेकिन वो पता नहीं क्या एक डर बैठ गया है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर। उसके लिए कौन है, कौन जिम्मेदार है? हमारी मैनेजमेंट में से क्यों उस पर काम नहीं हो रहा? मैं समझता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा आगे आने की ज़रूरत है। एक पावर कहलाती है डिसिसिव पावर, जिसमें आप इख्तियारात की तकसीम करते हो, ठीक है। उसमें ऐसा होता है कि हर बंदे को उसका रोल डिफाइन होता है। चीफ सेलेक्टर का क्या रोल है, उसकी पावर क्या है, कैप्टन का क्या रोल है, उसकी पावर क्या है, हेड कोच, मैनेजमेंट, इन सब का सिलेक्शन कमेटी का क्या रोल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आप कह लो पॉलिटिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। चीफ सेलेक्टर जो है वो कहता है कि ठीक है मैं अपने मर्जी के बंदे खिलाऊंगा, कैप्टन कहता है नहीं ऑन ग्राउंड में हूँ तो मेरी टीम होनी चाहिए। यहाँ पर इख्तियारात की जो तकसीम है ना, अथॉरिटीज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत पॉलिटिकलाइज्ड है। हर बंदा अपनी अपनी प्लानिंग ही करता है, जिसकी वजह से टीम का मोरल डाउन होता है। वही वाली बात दोस्ती यारी। एग्जैक्टली। तो हाँ, दोस्ती यारी प्लस रिश्तेदारी, ये एक अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है, ये बहुत जबरदस्त बात बोली है। इसके ऊपर पता नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे कहने से कोई फर्क पड़ेगा उन लोगों को। मतलब यार आप इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हो, आपको खुद सोचना चाहिए। आप पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पूरा कंट्री शर्मिंदा हो जाता है भाई। लोग आके हमारे कमेंट बॉक्स में हमारी जो है ना वो किस तरह मजाक उड़ा रहे होते, तो फिर वो हमें भी सहना होता है। लेकिन हमें कोई मसला नहीं है यार, आपने एक मैच में नहीं दिया अगले मैच में, लेकिन आप उस प्रेशर को हैंडल तो करो। आपको इतनी करोड़ों की आवाम में चूज किया गया है तो आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। एक मैच में नहीं दे रहे, 2 में नहीं दे रहे, तीसरे में आपको देनी होगी। खैर पाकिस्तान ने जब बैटिंग शुरू की तो बहुत ही उम्दा तरीन कल जो है ना वो ओपन किया। अब्दुल्ला शफीक और इमाम ने 134 रन की पार्टनरशिप बनाई। अपने रिकॉर्ड तो नहीं तोड़े, लेकिन मेरे ख्याल से जो करंट
सिचुएशन चल रही है तो रिकॉर्ड तोड़ दिया अपनी, और बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की। फखर जमान को बिठाना, अब्दुल्ला शफीक को लाना बहुत अच्छा था। 134 रन पे हमारी पहली विकेट गिरी। उसके बाद क्या हुआ? देखिए स्टार्टिंग बहुत ज़बरदस्त की उन्होंने, एक कंसिस्टेंट रन रेट के साथ 5.5, 6.2, 6.3 के स्कोर से उन्होंने स्टार्ट किया और बहुत कॉन्फिडेंट बैटिंग लग रही थी। इमाम के ऊपर जो एक पिछले मैचेस में नज़र आ रहा था कि वो कंसिस्टेंटली फेलियर की तरफ जा रहे थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी फॉर्म को दोबारा गेन किया है। और अब्दुल्ला शफीक एज कंसिस्टेंट पिछले मैचेस की तरह परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे दोनों। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बैटिंग जिसे बोलते हैं ना, बहुत खूबसूरत बैटिंग चल रही थी और मजा आ रहा था देखने में। जो वो बाउंड्रीज दे रहे थे ना, और जो उन्होंने छक्के भी लगाए, मजा आ गया। उन्होंने ऐसे भी ओवर्स खेले जहाँ पे 1 रन बना, 2 रन बना, 3 रन बने, फिर ऐसे भी ओवर्स खेले जहाँ पे 10-10, 11-11 रन उनके बने। यानी कि जहाँ उनको लूज बॉल मिलती या थोड़ा सा भी उनको नजर आता है कि यहाँ पे रन्स बन सकते हैं, तो वो रन्स कंसीड कर रहे थे, रन्स ले रहे थे, बॉलर्स पे प्रेशर अटैक कर रहे थे। जहां उनको लगता है कि नहीं, वहां पे वो डिफेंस भी कर रहे थे। यानी कि एक प्रॉपर क्रिकेट की तरह से उसको लेके चल रहे थे, प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह से। और आगे जाके वो और थोड़ा सा जो है ना, 10 ओवर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकर, लेकिन एक गलत शॉट पे वो आउट हो गया। ठीक है यार, इतनी बड़ी इनिंग्स खेली आपने, 64 रन की, मतलब सेंचुरी नहीं बनाई तब भी आपकी बड़ी इनिंग्स ही थी। आपने 134 रन की एक पार्टनरशिप बनाई। उसके बाद हमारे कैप्टन आए बाबर आजम, नंबर 1 जो है वो आईसीसी की बैटिंग की रैंकिंग में, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। क्या हुआ? स्टार्ट उन्होंने थोड़ा सा अच्छा लिया था, लेकिन वो बीच में जाके कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। लेकिन फिर वही आप देखो, स्पिनर से हम क्यों डर रहे? कल एडम जाम्पा ने हमारी बैटिंग को तबाह किया है। मैं ये बात आपको अभी समझाता हूँ किस तरह। एडम जाम्पा ने बाबर आजम को 18 रन पे ले लिया, रिजवान को 46 रन पे ले लिया, नवाज को ले लिया, चाचा को ले लिया, आपके मिडिल ऑर्डर को उठा के जो है ना बाहर कर दिया। तो मैच का जो कल मेन बंदा था ना, जिसने पाकिस्तानी बैटिंग को तबाह किया, वो एडम जाम्पा था। कोई इतना जबरदस्त किस्म का स्पिन तो नहीं हो रहा था ना कि बाहर से एकदम अंदर बॉल आ गई, कहीं चली गई। कैसे, मतलब उसने, हम क्या घबरा रहे हैं स्पिनर से? हमें स्पिनर से खेला क्यों नहीं जा रहा? एग्जैक्टली मेरा यही मानना है इस बारे में कि हम लोग जो है स्पिनर्स को खेलते हुए थोड़ा घबरा रहे हैं। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा घबरा रहे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप बाबर के जो आउट होने वाला स्टाइल है और उससे पहले जब वो फास्ट बॉलिंग कर रहे थे पिछले मैच में भी इंडिया के खिलाफ देखें, तो जिस बॉल पर आउट हुए वो स्लोअर वन था। दैट वाज नॉट द प्रॉपर बॉल। उसने स्लो वन ऑफ कटर किया था इंडिया के खिलाफ मैच में, और वो बॉल मस्ट लाइक भागते हुए स्पिनर जैसे इंडियन बॉलर्स मशहूर हैं, उसी टाइप का बॉल था। पड़ के बॉल अंदर आया और वो समझे कि दैट विल बी अ फास्टर वन, और आउट हो गए। सेम वाज विद रिजवान, वो भी स्लोअर वन था। कल के मैच में चूंकि बॉलर ही स्पिनर था, तो वो कोई इतना फास्ट अटैकिंग बॉलर है भी नहीं एडम जाम्पा। ठीक है, लेग स्पिनर है, बट उनका जो बॉल पड़ के अंदर आया उस पर जो उन्होंने फ्लिक शॉट किया और वो कैच आउट हो गए। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कंसिस्टेंटली कि जो बॉल पड़ के अंदर आ रहा है ना, उस पर हमारे बैट्समैन जो है थोड़ा सा घबरा रहे हैं। वो एक तो पूरे विकेट को कवर कर लेते हैं, ठीक है, टांगे अपनी आगे ले आते हैं, जिससे बॉल को खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। या तो आप एलबीडब्ल्यू हो जाते हो, या फिर आप या डिफेंस करते हो, अदरवाइज आपका एज आउट हो जाते हो। तो इसी तरह की क्रिकेट हमें पिछले 2-3 मैचेस में देखने में आ रही है। हमें जब नजर आ रही है, हमने बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट पिछले मैचेस को उठा के बात की है, तो क्या ये इन लोगों को नजर नहीं आ रही? इनके मेंटोर्स को, इनके हेड कोचेस को नजर नहीं आ रही? इस पे काम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए बिल्कुल उनको नजर आ रही होगी। वो जो हेड कोचेस और मेंटोर्स हैं, वो हमारी तरह एनालिस्ट नहीं है, वो हमसे बहुत सीनियर लेवल के लोग हैं, ठीक है। वो उनका तजुर्बा रहा है, वो इन्हीं खामियों को दूर करने में उन्होंने अपने टाइम गुजारा है बहुत से बैटर्स के साथ। और मिकी आर्थर का तो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वो यहाँ हमारे खिलाड़ियों की नफ्सियात को जानते हैं, पहले से हमारे ऊपर काम करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मजीद काम करने की जरूरत है हमारे। मुझे लग रहा है कि मिकी आर्थर इन चीजों पे काम करने के बजाय इंडियन पाकिस्तानी जो है ना मेंटेलिटी को समझ गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे कि दिल पाकिस्तान नहीं बचेगा तो हम मैच हार देंगे। तो ये वाली मेंटेलिटी उन्होंने समझ ली। ये नहीं समझ रहे कि भाई स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे, बाउंस बॉलों के खेलने में हमें टेंशन हो रही है, हमें प्रेशर आ रहा है। इन चीजों पे काम क्यों नहीं हो रहा है? छोटे छोटे स्पिनर्स को हम नहीं खेल पा रहे। एग्जैक्टली, एडम जाम्पा इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर लाइक शेन वॉर्न, उनकी तरह नहीं है। बोलने का मकसद यही था। इंडिया की आप स्पिनर्स को देख लें, चाहल, ये कोई बहुत ज्यादा वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है, लेकिन हर मैच में जब आप इस तरह के इनके साथ खेलते हो। कुलदीप यादव भी यार एक अच्छा स्पिनर है, लेकिन कुलदीप यादव बीच में उनकी परफॉर्मेंस डाउनफॉल की तरफ आया, लेकिन उनको दोबारा से कौन उठा के लाया? हम लोग एशिया कप में 5 विकेट देने के बाद, अभी एडम जाम्पा को हमने 4 विकेट दे दी। तो ये तो हम ही हैं जो उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम छोटे छोटे जो भी बंदे वो आ जाओ, हम आपकी परफॉर्मेंस को जो है ऊपर ले आएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही बात है कि अगर कोई टीम अगर एज अ टीम परफॉर्मेंस नहीं करी तो आप उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला लें। अगर कोई बैटर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, उसकी फॉर्म नहीं है, तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ आप चांस दे दें। अगर कोई बॉलर आपका सही नहीं चल रहा तो आप उसे पाकिस्तान के खिलाफ चांस दे दें, उसका फॉर्म वापस आ जाएगा।
खैर ये सब तो बहुत सारी बातें हो गई। एक बात और जो मैं आज ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि कराची वालों के लिए, सरफराज अहमद के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। वो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अपडेट हुई है और सरफराज अहमद को कैटेगरी डी से उठा के कैटेगरी बी में लेकर आ गए, जो कि बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ लगी। इसके अलावा एक और अच्छी न्यूज़ ये थी कि कैटेगरी सी के अंदर 2 एडिशन हमने किए हैं और वो है अबरार अहमद और नुमान अली को हमने कैटेगरी सी के अंदर डाल दिया है। जो अबरार अहमद है उनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा हुआ था, लेकिन अब कैटेगरी सी के अंदर आ गए, तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर सरफराज की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस चल रही है टेस्ट मैचेस के अंदर, और टेस्ट मैचेस के बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर चल रहे हैं इस वक्त सरफराज। तो उसके ऊपर कुछ देखें, सरफराज अहमद हमारे कप्तान रहे हैं और अपनी कप्तानी में उन्होंने हमारे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वो भी जितवाया था। एट द टाइम उनकी परफॉर्मेंस बैटिंग में बड़ी ज़बरदस्त भी रही है और डाउनफॉल तो खैर अप एंड डाउन क्रिकेट में तो चलता रहता है। हाँ, जहाँ तक बात की जाए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उनको डी से उठा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में ले आए हैं और सरफराज की जो रिसेंट परफॉर्मेंस हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस वक्त चल रही है वो कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर यार बहुत ज़बरदस्त किस्म की। भाई मेरे ख्याल से तो हमें जो है ना वो टीमों को डिवाइड करना होगा, टेस्ट मैचेस की टीमें थोड़ी डिफरेंट करनी पड़ेगी, और जो है सरफराज अहमद मेरे ख्याल से डिजर्व करते हैं इस वक्त टेस्ट मैच में कैप्टेंसी को। एग्जैक्टली। इसके अलावा वनडे और T20 की हमें अलग अलग टीमें बनानी पड़ेंगी। किसी एक फॉर्मेट के अंदर हमें शाहीन को कैप्टन रखना पड़ेगा, किसी एक में बाबर को हमें कैप्टन रखना पड़ेगा, और टीम के अंदर प्लेयर्स को भी हमने जो है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। अपने पेस जो हमारी फास्ट बॉलिंग है उसके अंदर हमें प्लेयर्स को बढ़ाना होगा। शाहीन, नसीम, हारिस, वसीम जूनियर, इन 3-4 को ही हम T20, वनडे और टेस्ट में नहीं घुमा सकते। आपके हिसाब से कौन कौन ऐसे हैं जो हमारे साथ एडिशन कर सकते हैं? देखें, जहाँ तक बात है टीमों को सेग्रीगेट करने की, तो मैं इस बात से आपके बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमें तीनों फॉर्मेट्स की अलग अलग टीम बनानी चाहिए, उनके कैप्टन अलग अलग होने चाहिए। इस तरह जो एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस है कैप्टन्स की भी और टीम की भी, उन पर बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा। कैप्टनसी इटसेल्फ अ वेरी बिग बर्डन, बहुत बड़ा बर्डन होता है जो भी इंडिविजुअल कैप्टनसी कर रहा होता है उसके लिए भी, और वहीं से उसकी टीम पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी टीम्स को डिवाइड कर दें, टेस्ट मैच की टीम अलग कर दें, वनडे और T20 के फॉर्मेट की टीम्स अलग कर दें। सरफराज साहब डिजर्व करते हैं कैप्टन, टेस्ट कैप्टन बनने के लिए। बाबर मेरे ख्याल से वनडे के लिए ठीक है, और शाहीन आफरीदी चूंकि बहुत एग्रेसिव प्लेयर है जो कि हमने PSL में भी देखा है, लाहौर कलंदर्स में और एग्जैक्टली PSL में भी हमने देखा है, और वैसे भी वो है भी आफरीदी, तो एग्रेसिवनेस उनके खून में शामिल है। आफरीदी क्लेन का है ये। एग्जैक्टली, तो उसी ब्रीड के हैं, उनके खून में भी एक एग्रेसिवनेस शामिल है, उनकी जीन्स में एक एग्रेसिवनेस शामिल है। तो उनको T20 टीम का कैप्टन बनाया जाए और एक स्पेसिफिक टीम रखी जाए जो कि T20 में चले। ये तो इस तरह से हमें करना तो जरूर चाहिए, पता नहीं हमारी मैनेजमेंट इस तरह से क्यों नहीं कर रही। दुनिया क्रिकेट में अलग अलग टीम्स को आप देखें, इंग्लैंड, इंडिया, ये लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। शायद हमें भी करना चाहिए, हमें अकल आएगी तो हो सकता है हम कर भी लें। इसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर अब हमारी हालत बहुत बुरी हो गई है। 4 में से हम 2 मैच जीते हैं और 2 मैच हम हार चुके हैं। आगे हमारा अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन बड़ी टीमों से हमारा मैच है। अफगानिस्तान को मैंने बड़ी टीम की लिस्ट में ले लिया, सॉरी, लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी मैच हमारा स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस डाउन आ रही है और अफगानिस्तान इंग्लैंड को पीछे हरा चुका है, तो एक उनके पास भी कॉन्फिडेंस तो है। बाकी हम देखते हैं, हम अभी भी वही पाकिस्तान को ही बैक करेंगे, बाबर आजम को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अपने प्रेशर को हैंडल करो भाई, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक तो आओ। एटलीस्ट वर्ल्ड कप नहीं भी जीत रहे तो सेमीफाइनल तक तो तुम आना डिजर्व करते हो। तुम्हारे पास ऐसी लाइनअप है, तुम्हारे पास बैटिंग इतनी अच्छी है, मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा है। इसके अलावा कल के मैच में एक बहुत बड़ा भंड मारा BCCI, इंडियन गवर्नमेंट को इस पे मैं टारगेट करूंगा। मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब दोबारा इनकी तरफ से एक ऐसी हरकत हुई है। पाकिस्तानी फैन जो क्राउड में कल बैठा था वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाएगा तो क्या इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाएगा? पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, क्या वो बोलेगा बांग्लादेश जिंदाबाद? क्या वो बोलेगा अफगानिस्तान जिंदाबाद? वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा है तो पुलिस उसको आके हैरेस कर रही है, पुलिस उसको आके रोक रही है। ये BCCI और इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से हमेशा अलग होना चाहिए। यहाँ पे स्पोर्ट्स को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है। एक स्पेक्टेटर, आपने इससे पहले भी देखा होगा जब पाकिस्तानी टीम एयरपोर्ट पर आई थी तो एक चाचा पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे, तो उस पर वहाँ पे कहा गया था कि झंडा सिर्फ ग्राउंड में लहराया है। तो अब यहाँ पे अगर एक स्पेक्टेटर अपने कंट्री का वो ग्राउंड में जाके अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेगा, अपने मुल्क को जिंदाबाद का नारा नहीं लाएगा, तो फिर सवाल ये पैदा होता है वो क्या करे? या तो आप फिर वीज़ा ही ना दो,
100%। लेकिन जब आपने वीजा नहीं, दिया यहाँ है पे कि एक यहाँ पर यहाँ अगर पे एक चीज मैं और बताता चलूँ, एक और थोड़ी सी कंफर्म रिपोर्ट नहीं है लेकिन एक रिपोर्ट कल सामने आई है, वो ये कि पाकिस्तानियों को तो खैर वीजे दे ही नहीं रही है, पाकिस्तानी फैंस को तो। और दूसरी खबर ये है कि जो पाकिस्तानी फैन वहां तक पहुंचे हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर नहीं थे, वो थे जिनके पास अलग नेशनैलिटी थी, वो पाकिस्तान से पहले कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, यूके चले गए, तो उनके पास वहां के पासपोर्ट थे, तो वो वहां की नेशनैलिटी के बेस पर वीजे लगवा कर आए, तो वो बेचारे आ पहुंचे। वरना इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई ने तो अपने पॉलिटिकल की दुकान जो खोली हुई है, जो अपना पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर ला चुकी है, उसकी बेस पे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी अवाम को वीजे इन्होंने नहीं दिए। और जो किसी तरह आ भी गए ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूके से, उन लोगों से इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकते, पुलिस वाला आके उस बंदे को रोक रहा है। भाई यहाँ इंडियन अवाम से हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि कल मैंने मैच के अंदर देखा, एक मीम भी बन गई है, एक इंडियन बंदा था, मेरे ख्याल से कोई इंडियन लड़का तो था, पाकिस्तान की वो शर्ट पाकिस्तानी शर्ट पहन के आया हुआ था और और दोनों हाँ, गालों पे पेंट जो इंडिया है का वो झंडा किया हुआ था। इंडिया का झंडा किया हुआ था कि कोई चमाट ना मारे भाई, एटलीस्ट देखो इंडिया वाले भी अपने पुलिस और अपनी गवर्नमेंट से डरी हुई है। तो भाई बीसीसीआई वालों कुछ अकल के नाखून लो यार, पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तानी फैन पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेगा तो तुम बता दो, कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखवा दो कि वो इंडिया जिंदाबाद बोले, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोले। ये क्रिकेट को आपने पॉलिटिक्स में बदल दिया है भाई, शर्म करो, मतलब बेगैरती की इंतहा हो गई है। देखिए अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो जो किसी भी मुल्क का जो सफारत खाना होता है वो बेसिकली उस मुल्क की ही सरजमीन है। इसी तरह ग्राउंड जो है ना, क्रिकेट के ग्राउंड, स्पोर्ट्स के ग्राउंड, वो आप उसको पॉलिटिकलाइज ना करें, उसे उस मुल्क का पार्ट ना समझें, बल्कि वो मुश्तरका मिल्कियत, मुश्तरका डोमेन में ले आएं अगर उसको। आपको वहां पे आपको आईसीसी का एक बड़ा इवेंट होस्ट करने का मौका मिला है ना, तो आपको न्यूट्रल रहना होगा। ये नहीं बन जाओगे भाई मुझे मिला है तो मैं, बीसीसीआई और इंडिया का जो है ना ये वर्ल्ड कप है और ये इसमें आईसीसी और दूसरी दुनिया क्रिकेट से जो लोग आए हुए हैं उनका कोई हक नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो ये लोग जाते हैं, जो अपनी दुश्मनी को दिखाते हैं और जो एक्सपोज हो रही है पूरी दुनिया के सामने, ये इनके लिए बहुत बड़ा शेम है। तो भाई आगे के मैचेस के अंदर आप देखते हैं पाकिस्तान को, खैर ये सारी बातें तो बकवास हैं जो बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं। पाकिस्तान टीम को हम जो है वो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बहुत सारी दिल से दुआएं निकल रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम और बाबर आजम, प्लीज़ यार हमारी दुआओं के साथ साथ आप मेहनत भी कर लो तो आप सेमीफाइनल में बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब अगला मैच जो अफगानिस्तान के साथ होगा उस मैच के ऊपर हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है, उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक कि भाई अफगानिस्तान से जीत जाना और बड़े मार्जिन से जीत जाना ताकि रन रेट भी अच्छा हो जाए। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।